हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश वानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर एंड हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर चुके थे, फाइंड आउट कर चुके थे। किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, आज हम यहां देखेंगे उसका जो हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ था, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की वजह से हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो पोर्शन हमारा रह गया था, वो हम यहां क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और वायर। ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। किसकी वजह से? चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और वायर, उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर या वायर का क्या मतलब है? कंडक्टिंग का मतलब तो हम देख चुके थे कि उस पर जो चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। कहां पर? उसके सरफेस पे। लेकिन यहां पर नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से क्या होगा, चार्ज जो होगा उसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि उसके सरफेस पे। समझ में आ रहा है? अगर कंडक्टिंग होता तो चार्ज क्या होते, म्यूचुअली रिपल्सन की वजह से उसके सरफेस पे क्या होते, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। लेकिन यहां पर क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसके वॉल्यूम पर क्या, उसके पूरे वॉल्यूम पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम यहां पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो हम बना लेते हैं नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये रहा हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वायर बोल रहे हैं तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये। ठीक है, ओके। ये क्या है, सिलेंडर का एक्सिस है। नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से जो चार्ज है इसके पूरे वॉल्यूम पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसके सरफेस बोलो, इसके पूरे वॉल्यूम पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का रेडियस जो है कैपिटल आर है। ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे। अच्छा, यहां पर भी हमारा दो केस होगा। एक तो क्या होगा, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग किए थे उसमें हम लोग क्या किए थे, सिलेंडर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे और सिलेंडर के बाहर भी देखे थे। ठीक है, तो वही हम यहां पर भी करेंगे। यहां पर भी हम देखेंगे, हमारा दो केस होगा, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और सिलेंडर के बाहर। ठीक है, मतलब आउटसाइड द सिलेंडर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इनसाइड द सिलेंडर भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला केस हम लोग देखते हैं, कौन सा? केस 1, इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर, पूरा लिख देता हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये जो इसका एक्सिस है, एक्सिस से, सिलेंडर के एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, यहां पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और हम लोग गॉस लॉ से देख चुके थे कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पे गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर गॉसियन सरफेस कैसा होगा, गॉसियन सरफेस होने का जो कंडीशन है, दो कंडीशन है। कौन कौन सा कंडीशन है? सबसे पहला क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द चार्ज।
दूसरा क्या होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए हर एक पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह का हम गॉसियन सरफेस यहां पर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, स्फेरिकल सरफेस था, ठीक है। रॉड के लिए हम लोग देख चुके थे, वायर के लिए हम लोग देख चुके थे कैसा था, सिलेंड्रिकल सरफेस था, ठीक है। और सिलेंडर के लिए भी हम लोग देखे थे, वो कैसा था, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहां पे भी क्या है, कैसा सरफेस है ये, सिलेंड्रिकल। तो इसलिए हम लोग यहां पर गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल शेप का। तो आइए ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि आर रेडियस का गॉसियन सरफेस यहां पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देते हैं आर रेडियस का। ये हमने ड्रॉ कर दिया, जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे सेम वही प्रोसीजर क्या करना है, यहां पे फॉलो करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर बन गया, ठीक है। गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, यहां पर लिख देते हैं गॉसियन सरफेस सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। और हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल इसका लेंथ है, ओके। आइए देखते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जब भी हम गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसके क्या होते हैं, तीन सरफेस में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि जब हम यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो जो नेट फ्लक्स होगा वो तीनों ही सरफेस से इससे क्या होगा, पास होगा। तो तीन सरफेस कौन कौन से, एक तो इसका टॉप वाला सरफेस, ठीक है, टॉप सरफेस है ये वाला सरफेस, तो ये एक सरफेस हो गया जिसको हम लोग सरफेस 1 नाम दे देते हैं। और दूसरा कौन सा, ये कर्व सरफेस, सरफेस 2 बोल देते हैं इसे। और थर्ड कौन सा, इसका बॉटम, ये वाला सरफेस। तो इन तीनों से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सरफेस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सरफेस 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। अच्छा, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये देखिए ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ओके, इतना हमें पता चल गया। तो आइए हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो φ1 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फॉर सरफेस 1 के लिए ई डी ए कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए होगा यहां पर। उसको हम लोग जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट ई डी ए कॉस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रीवियस लेक्चर जो भी देख रहा है मेरा कंटिन्यू है जो लेक्चर के साथ, उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा यहां पर, ठीक है। तो आइए देखिए, सरफेस 2 के साथ, सरफेस 2 के लिए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस सरफेस 3 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3 पे हम लोग देखेंगे कि थीटा क्या क्या है, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है। तो यहां पर देखते हैं सरफेस 1 के लिए। तो सरफेस 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अगर इस सरफेस पे हम लोग एक डीए वेक्टर, डीए एरिया हम लोग क्या ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो है एरिया प्लेन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, डीए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है, समझ में आया, ये होगा। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से हमें पता चल गया कि सरफेस 1 के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई, ठीक है। दूसरा देखते हैं सरफेस 2 के लिए। सरफेस 2 की जब हम बात करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा क्या है, सरफेस 2।
ये हमारा सरफेस 2 है, तो सरफेस 2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि हम यहां पर क्या करते हैं, वही पुराना जो हमारा मेथड था, हम लोग क्या करते थे, यहां पर एलिमेंट लेते थे डीए। अब इस सरफेस के इस डीए एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, डीए वेक्टर। तो ये भी क्या होगा, डीए। डीए वेक्टर का भी जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, वेक्टर ई के अलोंग होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहां बोल सकते हैं कि थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब वेक्टर ई और एरिया वेक्टर डी ए दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। अब आ जाते हैं थर्ड सरफेस पे। थर्ड सरफेस की जब हम बात करते हैं यहां पर, तो थर्ड सरफेस पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सरफेस 3 है। तो सरफेस 3 का जो ये एरिया है, ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये प्लेन है हमारा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन हमारा होगा एरिया वेक्टर का। तो ये देखो, ये हो गया हमारा क्या होगा, डीए, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। आइए पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू यहां पर और हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है सरफेस 1 के लिए। सरफेस 2 के लिए हम लोग देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। सरफेस 3 के लिए 90 डिग्री, ठीक है। अब आइए पुट करते हैं वैल्यू और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फाइंड क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1। तो इसको नहीं लिखते 1, ठीक है। प्लस cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस हमारा यहां से आ गया, क्या आ गया, फाइंड नेट की वैल्यू। फाइंड नेट क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है। अभी ये पूरा कैलकुलेट नहीं हुआ, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ई यहां पर क्या होगा, अगर हम सरफेस 2 की बात करें तो सरफेस 2 पर किसी भी पॉइंट पर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि इसके सेंटर से, समझ में आ रहा है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, दिख रहा है। तो ये क्या होगा, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी पूरे सरफेस पे। समझ में आ रहा है। तो ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ई को हम क्या ले लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, नेट सरफेस एरिया, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग यहां पर कंटिन्यू करते हैं ऊपर। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां मिल चुका है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ई इंटीग्रेशन ऑफ डीए। और इंटीग्रेशन ऑफ डीए को क्या लिख सकते हैं, नेट सरफेस एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या डिनोट कर रहा है, नेट सरफेस एरिया, यानी कि ई इंटू एरिया नेट, ठीक है। किसका नेट सरफेस एरिया, इसी गॉसियन सरफेस का, जो हम लोग सिलेंड्रिकल सरफेस मान रखे हैं उसका एरिया। तो उसका एरिया कितना होगा, लेंथ दे रखा है हमें, ठीक है, और इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल r, इसका रेडियस r है, ये यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेंगे E इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू एल, ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया, हो जाएगा कि नहीं। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या अप्लाई करते हैं, गॉस लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें
तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q नेट इनक्लोज्ड, ठीक है, इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो नेट चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है वो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए यहां पर नेट चार्ज हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये नीचे वाला रब कर देता हूं मैं, ठीक है। आइए, तो Q नेट को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसे हम लोग बोल रहे हैं रो। रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम में ही तो क्या है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो से। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना है, रो है। समझ आ रहा है, वही तो ये बता रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1 कर दिया जाए तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, रो होगा। तो वही बोल रहा है 1 यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, रो। इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना है, रो है, ठीक है। तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, वही तो हमें बताना है। तो पूरा वॉल्यूम यहां पर कितना होगा, इसका पूरा वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, इस पूरे गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, इसी के अंदर जितना चार्ज है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वॉल्यूम जो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है उसमें टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। तो वो वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम के लिए जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। यहां पर भाई 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए रो था, तो पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल रो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतनी चीज समझ में आई। और यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, Q नेट इनक्लोज्ड, ये चार्ज ही को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है रो है, तो इतने वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इतना होगा। समझ में आ रहा है, मतलब इतने वॉल्यूम में जो चार्ज होगा, इतने वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो इतना होगा। और वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, Q नेट इनक्लोज्ड, Q नेट इनक्लोज्ड। समझ में आया, इतने वॉल्यूम में जो चार्ज है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर एल रो, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से उठा के यहां पुट कर देंगे। तो आइए पुट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमें मिल गया है चार्ज, तो इसको रब कर देता हूं ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, नहीं नीचे करते हैं इसको, ठीक है। यहां इसको रब कर देता हूं मैं, ये वाला पोर्शन। आइए देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पे करते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन। क्या है हमारा, फाई नेट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q नेट इनक्लोज हमें मिल चुका है। क्या मिला है, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो डिवाइड बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किसको, इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहां पे कर लेते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट करते हैं। आइए यहां पर क्या हो जाएगा, 1 कितना है, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। तो यहां से E की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या कट रहा है। यहां पर पाई कट जाएगा, एल कट जाएगा, पाई एल, ठीक है। आर से एक स्क्वायर, एक आर चला गया, ठीक है, बचा क्या वो लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आ गया। और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। समझ में आया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। E और R में रिलेशन मिल गया। मतलब R जब 0 था एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं R क्या होगा, बढ़ेगा। R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। समझ आ रहा है क्यों बढ़ेगी, क्योंकि
जैसे जैसे इस सिलेंडर को हम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें जो चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज, वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। कहां तक बढ़ेगी, इसके सरफेस तक, देखो इसके सरफेस तक बढ़ेगी। अब इसके सरफेस के बाहर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे सेकेंड केस में। वो केस क्या है हमारा, आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, सिलेंडर के अंदर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर हमें पता चल गया, क्या है, E इक्वल टू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा E की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, ये एरिया इतना था, बढ़ते बढ़ते इतना हो गया तो नंबर ऑफ चार्ज बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ा दिए तो और ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज हो गए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हमें इस पे ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब सेकेंड केस। वीडियो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड केस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए सेकेंड केस की बात करते हैं। रब कर देता हूं मैं पूरा। ठीक है, ओके। आइए सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हमें क्या देखना है, आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं मैं, ये पूरा पोर्शन गॉसियन सरफेस जो है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस का क्या है, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, चार्ज क्या है, इसके वॉल्यूम में पूरी तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हो गया, चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, का डायरेक्शन वही होगा जो शो किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, केस 2 देखते हैं। केस टू में क्या बोल रहा है, केस 2 ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहां पे, आउटसाइड द सिलेंडर। तो हम क्या करते हैं, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, ये हो गया आर डिस्टेंस पे, एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेयर आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर है, सिलेंडर आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के रेडियस से क्या है, ज्यादा है स्मॉल आर की वैल्यू। तो यहां पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आउटसाइड द सिलेंडर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो सिलेंड्रिकल शेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे जैसा हम लोग पिछला भी कर रहे थे। ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, लेंथ क्या है, एल है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस जब सिलेंड्रिकल शेप का लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, 3 सरफेस होता है जहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पास हो रहा होता है। ठीक है, वही सब कहानी है। तो कौन से 3 सरफेस है, ये है एक फर्स्ट टॉप वाला, दूसरा कर्व्ड सरफेस, थर्ड कौन सा है, थर्ड ये है हमारा बॉटम वाला। ठीक है, इन तीनों से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है कहां से, सरफेस 1 से। φ2 कौन सा है, जो सरफेस 2 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, और सरफेस 3 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 1 EDA
कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 EDA कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 3 EDA कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू निकालते हैं, सेम वही होगा। सरफेस 1 के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के, इसके टॉप सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ये होगा। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखते हैं सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये है सरफेस, ये सरफेस है, तो यहाँ पे हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पर सरफेस पे DA एरिया का, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यानी कि एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा हमारा यहाँ एरिया वेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर E और DA वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा 0 डिग्री, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, यहाँ थर्ड सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि नीचे की तरफ, ये होगा DA, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90, तो थर्ड सरफेस के लिए थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, तो यहां पुट कर देते हैं 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस सरफेस 2 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ EDA होगा कि नहीं, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ EDA प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यहां से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। E क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ DA, इसको क्या लिख सकते हैं E एरिया नेट एरिया लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ DA किसको डिनोट कर रहा है, नेट एरिया, सरफेस एरिया को। ठीक है, तो इसका नेट सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r इंटू L। ठीक है, यही गॉसियन सरफेस का ही तो हमें लेना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो वो क्या होगा E इंटू 2 पाई RL। ठीक है, यही होगा। ये हमारा आ गया क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता चल गई। अब हम यहां क्या अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, और इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, रब कर दूं, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, इस रिजल्ट को रहने देते हैं। ठीक है, इक्वेशन को, ठीक है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, नेट चार्ज क्या करेंगे, नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे किसके अंदर, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है उसको हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो वो कितना होगा, उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया जो हम अभी डिफाइन कर चुके हैं। कौन सा टर्म, रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो है रो। ठीक है, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो कितना है, रो है। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर। समझ में आ रहा है, अरे चार्ज तो इतना ही होगा, इतना ही होगा, इतने वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा वही होगा, क्योंकि इसके बाहर थोड़ी चार्ज है, इसी वॉल्यूम में तो चार्ज है। तो ये वॉल्यूम निकाल दो, इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, एक यूनिट वॉल्यूम में जो है चार्ज हमें दे रखा है रो,
तो इतने वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई रो कर देंगे, ठीक है। इतना का वॉल्यूम निकाल के मल्टीप्लाई बाई रो, तो इतना वॉल्यूम कितना होगा, पाई। ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो रेडियस किसका होगा, इस सिलेंडर का ही, इस वाले सिलेंडर का रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इतने वॉल्यूम के लिए चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, ये हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, टू नेट इनक्लोज्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। इतनी चीजें क्लियर है, नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। और यहां से फाई नेट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, कहां पे, यहां पे कर देता हूं, ठीक है। आइए यहां पे कर देते हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। ये पुराना वाला है जो हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं, इक्वेशन 1। आइए यहां से करते हैं। अब यहां से हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू नेट कितना है, बाई आर स्क्वायर एल इंटू रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। आइए यहां पर करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। 1 कितना है, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कट कर दो जो कट हो रहा है, क्या क्या कट हो रहा है, पाई एल, तो पाई एल गया, क्या बच जाएगा, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा हमारा रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर, यही तो होगा। अब यहां पर देखिए, कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट, सिलेंडर का रेडियस कांस्टेंट होगा। रो क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, एयर या वैक्यूम का। वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है, वेरी कर रहा है, ये देखिए, कभी यहां हो सकता है, कभी यहां हो सकता है, कभी यहां हो सकता है, कभी यहां हो सकता है कि नहीं, तो आर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ई किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, समझ में आ गया। इसके पहले वाला जो केस हम लोग देखे थे सिलेंडर के अंदर, तो वहां पर ई कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, यहां पर ई कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। इन दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पर अभी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं रब करके फिर ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके, हो गया। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये पोर्शन में रब कर देता हूं, ओके। आइए अब यहां पर ग्राफ बनाते हैं ई और आर में। क्या होगा ग्राफ, यहां पर अगर ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, आर, ये हमारा क्या हो गया, ई, ठीक है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो सिलेंडर का रेडियस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां तक क्या है हमारा सिलेंडर का रेडियस, यानी कि ये इतना पोर्शन जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के आउटसाइड पोर्शन को इतना रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इनसाइड को, तो इनसाइड में ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। तो ये कैपिटल आर तक, मतलब इसके सरफेस तक ई क्या होगा, लीनियर वेरी करेगा आर के रिस्पेक्ट में, मतलब इंक्रीज होगा, आर जैसे जैसे बढ़ेगा ई भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ आ रहा है। इसके बाद वाला पोर्शन क्या हो रहा है, आउटसाइड द सिलेंडर, और वहां पर कैसा रिलेशन है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई। इनसाइड कैसा होगा,
इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद से आउटसाइड क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। फिर आगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज शीट, ठीक है। इनफाइनाइटली लार्ज शीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब एप्लीकेशंस हैं किसके, गॉस लॉ के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हम लोग क्या 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 फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं प्लेन शीट। एक ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन शीट है, ठीक है, जिस पे चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि इसके सरफेस पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और हमें क्या करना है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहां पे हमें कुछ समझ में आ रहा है, जो हम लोग पहले जो कंडीशन पढ़े थे, जो पहले जस्ट कूलम्ब्स लॉ के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, इंटीग्रेट करके। 2D प्लेन के लिए भी अगर हमें फाइंड आउट करना होता था तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट करते थे, ठीक है। लेकिन हम उन सभी को किस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, गॉस लॉ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कहां पर गॉस लॉ लगाना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो हमें प्रैक्टिस करते करते आएगा, ठीक है। तो इन सब के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। उस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से भी, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वहां पर टफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको और इजी करने के लिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ का यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि प्लेन शीट की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। इनफाइनाइटली क्या है, लॉन्ग है ये, ठीक है। तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। कैसा होगा यहाँ पे गॉसियन सरफेस, यहां पर भी हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, लेकिन कैसा लेंगे, हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसको मुझे ब्लू पेन से ड्रॉ करना चाहिए, इसे ब्लू पेन से ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, r डिस्टेंस, ठीक है। एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। कहां तक आएगा, पीछे कहां तक आएगा, इसके सेंटर से r डिस्टेंस है, तो पीछे भी कहां तक आएगा, r डिस्टेंस तक आएगा। समझ में आ रहा है। पीछे भी कहां तक आएगा, ये r डिस्टेंस तक। कहां से, सेंटर से, यहां से r डिस्टेंस। समझ में आ रहा है। यानी कि टोटल जो है सिलेंडर का लेंथ है वो कितना है, 2r है, ठीक है। और हम यहां मान लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, कैपिटल A।
ठीक है, मान लेते हैं, क्यों मान रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ए मान करके चल रहे हैं, नहीं तो पाई आर स्क्वायर समथिंग आर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, तो भी वही कोई दिक्कत नहीं होगा, तो भी कट पिट जाएगा वो, लेकिन हम यहाँ पर ए लेकर के चल रहे हैं, वही अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें पता है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस चार्ज की वजह से वो क्या होगा, इन सभी सरफेस की वजह से, इन सभी सरफेस से क्या होगा, पास होगा। जब भी हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का लेते हैं, तो वहां पर 3 सरफेस होते हैं। एक सरफेस ये हो गया, दूसरा इसका कर्व सरफेस हो गया, कर्व वाला, तीसरा ये सरफेस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, फर्स्ट सरफेस ये, सेकंड कर्व सरफेस, थर्ड ये वाला सरफेस। ठीक है, तो इन तीनों सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो इन तीनों सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उन सबको ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उन सभी को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस 1 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। φ2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस 2 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, और φ3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस 3 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, आइए इसको और आगे करते हैं। सरफेस 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा, थीटा की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 2 की वजह से EDA cos थीटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 3 EDA cos थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पर। सरफेस 1 पे क्या होगा, ये सरफेस है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, समझ में आ रहा है। इधर कैसा होगा, इधर भी ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, ऊपर नीचे बस शो कर रहा हूं, है तो पूरा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, पूरे प्लेट से होगा, समझ में आ रहा है। तो सरफेस 1 की बात करें तो सरफेस 1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस 1 है। तो सरफेस 1 पे जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये डायरेक्शन हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो क्या होगा, DA। ठीक है, यही होगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, आइए सरफेस 2 पे देखते हैं। यहां पर सरफेस 2 पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है। अब इस सरफेस 2 पे एरिया वेक्टर, यानी कि हमारा ऐसे है सिलेंडर, तो इस सरफेस 2 पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, अगर हम लोग एलिमेंट यहां पर लेते हैं, एलिमेंट कहीं पे भी ले, तो सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे होगा, यहां ले यहां ले यहां ले, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, समझ में आ रहा है, ये DA वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सरफेस 2 के लिए थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री, समझ में आया। अच्छा, सरफेस 3 पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर एरिया कैसा है, ये है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि DA, इसी के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 0 डिग्री, समझ में आ रहा है। E और वेक्टर DA के बीच का एंगल क्या है, 0। तो आइए यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, सरफेस 1 के लिए, सरफेस 1 के लिए हमारा क्या है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री। सरफेस 2 के लिए कितना है, 90 डिग्री, और सरफेस 3 के लिए 0 डिग्री, ये देख लीजिए यहां पर। ठीक है, ये मैं ऐसे एरो लगा के लिख रहा हूं, लेकिन आपको एक स्टेप और लिखना है, EDA cos 0, EDA cos 90, EDA cos 0 डिग्री, इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो आइए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ EDA इसे लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो EDA लिख सकते हैं इसे, प्लस यहां पर cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस सरफेस 3 पे आते हैं, यहां पर क्या होगा, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ EDA ये लिख सकते हैं। E क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, सरफेस पे कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो E DA, इंटीग्रेशन ऑफ DA, प्लस ये तो 0 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटीग्रेशन ऑफ DA। इंटीग्रेशन ऑफ DA को हम क्या लिख सकते हैं, नेट एरिया लिख सकते हैं कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ DA ये किसके लिए है,
सरफेस 1 और ये किसके लिए है, सरफेस 3। तो सरफेस 3 और सरफेस 1। तो सरफेस 1 के लिए जो एरिया होगा ये वाला एरिया होगा, और इसे हम पहले ही मान चुके हैं क्या है, ये ए है, कैपिटल ए के बराबर। तो ई ए लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल। यहां पर क्या हो जाएगा, ई। सरफेस 3 के लिए जो एरिया है वो क्या मान रखा है, उसे भी ए मान रखा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ई ए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2EA। ये हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो जाएगा, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और वहां से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उसे इससे इक्वेट कर देंगे। तो आइए करते हैं, आइए करें, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू नेट इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। कौन सा सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, अच्छा ये हमारा क्या है, 2D सरफेस है, प्लेन है, सीट है। तो उसके लिए जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमें चार्ज क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया 2D के लिए, याद है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा में क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एक्चुअली में ये क्या है, सरफेस एरिया, हाँ ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट एरिया के लिए जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा है। 1 यूनिट एरिया के लिए जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा है। तो इतने एरिया में, मतलब कितना एरिया है, चार्ज जो है कितने एरिया में, इतने ही तो एरिया में है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। वही तो हम देखो यहां पर क्या है, 1 यूनिट एरिया के लिए जो चार्ज है वो हमें क्या दे रखा है, सिग्मा। कहां से मिला, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। वो हमें क्या दे रखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा है। तो 1 यूनिट एरिया में, 1 यूनिट, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इतना ही तो चार्ज है, इतना ही चार्ज है। तो इसके 1 यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा है। तो इसके पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया यानी कि ये पूरा एरिया कितना है, कैपिटल ए। तो इस कैपिटल ए एरिया में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। ए टाइम्स ऑफ सिग्मा हो जाएगा ना, ए टाइम्स ऑफ सिग्मा। अब समझ में आया, ठीक है। और यही हमें क्या दे रहा है, क्यू नेट इनक्लोज्ड, ठीक है। जो इस गॉसियन सरफेस में क्या है, इनक्लोज्ड है। कितना इनक्लोज्ड है, इतना ही तो इनक्लोज्ड है, यही पोर्शन तो इनक्लोज्ड है, ये वाला यही पोर्शन तो इनक्लोज्ड है। तो इतने पोर्शन में जितना चार्ज है वो कितना है, ए इंटू सिग्मा, ठीक है। और वही हमारा क्या है, क्यू नेट है, इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। इस वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे और हमें फाई नेट मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, क्यू नेट कितना है, ए सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट कर देते हैं, आइए इक्वेट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं यहां पर, ठीक है। ठीक है, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो इक्वेट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, ए सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। ए से ए कट गया,
देखिए ए से ए कट गया, अगर हम लोग यहाँ पर पाई आर स्क्वायर भी लेकर के चलते ना तो ये भी यहाँ से क्या होता, कट जाता, कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम लोग ए ही लेकर के चले। ठीक है, समझ में आया ना। ई की वैल्यू निकाल लो, ई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल गया, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको इंटीग्रेशन मेथड से करते तो ये सोचिए कितना लंबा हो जाता, समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेशन मेथड से कितना ज्यादा ये लंबा हो जाता है। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, समझ आया। तो डी क्यू चार्ज हम लोग लेते थे, डी क्यू चार्ज को फिर उसको क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी में, फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, सोचिए वो कितना लंबा हो जाता। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से कैलकुलेट कर दिए गॉस लॉ का, यही तो खूबसूरती है गॉस लॉ की, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर हमें गॉस लॉ लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है। ठीक है, कई जगह ऐसा भी होगा जहां पर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, समझ में आ रहा है, तो वो हमें देखना है, वो हमें प्रैक्टिस करते करते आएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल सेल की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम वो सब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कोई एक केस ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक लिए ठीक है, इसको आप रिवीजन करते रहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, जो भी बच्चे जेई एडवांस या जेई मेंस नीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, अगर अपनी आप तैयारी छोड़ देंगे तो जो भी आप साल भर से जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, फिर से आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते हैं तो जितना आप कर रहे हैं उतना करते रहिए। 4 घंटे अगर डेली पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ते ही रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। समझ में आ रहा है, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और अपना ऐसे ही तैयारी करते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।